सबसे पहले राफिया नाज जी, गोड्डा की सीट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। 3 सीटों पर चुनाव होना है। 3 बार से हालांकि निशिकांत दुबे इस सीट पर कमल खिलाते आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है चौथी बार माना यह जा रहा है कि राह मुश्किल है? देखिए, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने प्रगति का कार्य किया है गोड्डा में, तो जाहिर तौर पे है कि फिर से निशिकांत दुबे जी जीत करके आ रहे हैं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे बीते सालों का, तो जनता जिस तरीके से उनको चुन रही है बार बार, तो ये उनका जो वोट प्रतिशत जिस तरीके से, लेकिन राफिया नाज जी, अभिषेक झा जी को अभी आपने सुना, राफिया नाज जी, अभिषेक झा जी को अभी आपने सुना, वो तो सीधे सीधे शिकायत करते हुए आ रहे हैं कि गांव-गांव की तस्वीर बता रहे हैं और कह रहे हैं एक भी शिलापट नहीं देखा। आप पहले वोटिंग परसेंट मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2009 में उनको वोट मिला था 1,89,526, फिर वोट इंक्रीज हुआ 2014 में 3,80,500, फिर जो लास्ट टर्म में उनका वोट इंक्रीज हुआ था 2019 में, वो था 6,37,610। तो सोचिए कि अगर जनता उनसे खुश नहीं होती तो क्या इस तरीके से उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वोट उनका क्या बढ़ता? नहीं बढ़ता है ना, वो तो डिक्रीज होते जाता, पर यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। और जिस तरीके से आप सोचेंगे कि आजादी के 60 से 70 सालों के बाद भी गोड्डा में आप देखेंगे कि रेलवे लाइन नहीं बिछा था, कनेक्ट नहीं हुआ था, पर निशिकांत दुबे जी के आने के बाद से ही वो गोड्डा में रेलवे लाइन कनेक्ट किया गया। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे देवघर में एम्स खोला गया, उसके बाद फिर वहाँ पे एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट की स्थापना की गई। तो ये सब क्या विकास का पैमाना नहीं है? आप देखेंगे कि जो प्रदीप यादव जहाँ से वो विधायक है, वहां पे तो विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया। इवन वहां की जनता से अगर आप बात करेंगे जा करके ग्राउंड लेवल पे, तो वहां की जनता साफ तौर पे बता देगी कि किस तरीके से उन लोगों ने। चलिए ठीक है, आपकी बात में आती हूँ। कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता। कमल जी, आपने सुना राफिया नाज जी का कहना है, जिस तरह से विकास के कार्यों को गिना रही थी। गोड्डा की सीट पर लेकर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर आप क्या कहेंगे? 3 बार से निशिकांत दुबे और जिस तरह से भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, आपको क्या राह कांग्रेस के लिए बनती नजर आ रही है? देखिए जी कमल जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ, अपनी बात रखें अब। चुनाव ऐसा चीज है जिसमें हार जीत बनी रहती है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन जो विकास का पैमाना, जो रोजगार देश को मिलना चाहिए, वो कहाँ मिला? निशिकांत दुबे अगर बता दे कि कोई ऐसी फैक्ट्री खोले हो गोड्डा क्षेत्र में जिसमें 5 आदमी भी रोजगार में गए हो, अरे वहां तो जो आपको बिजली का फैक्ट्री भी जो लगा, वो बांग्लादेश को हम लोग बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लोग को मिलेगा ही नहीं। इस बार का चुनाव जो है, देखिए वहां का समीकरण आज है पंडितों का संख्या, वहाँ समीकरण का संख्या, वहाँ का समीकरण है भूनिहारों की संख्या। ये सारे लोग इनसे नाराज हैं क्योंकि उनके लिए ये कुछ किए ही नहीं। केवल संसद में किसी एक आदमी का नाम लेके दिन रात जपना नहीं। लेकिन कमल ठाकुर जी, राफिया नाज जी अभी जो आंकड़ा बता रही थी, 3 बार के चुनाव में जिस तरह से वोटों का प्रतिशत बढ़ा है उनका, और जिस तरह से भारी मत मिले हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए, पिछले बार के चुनाव का जो डिफरेंस था उसके बारे में राफिया नाज जी से पूछ लीजिए, उसके पिछले बार का डिफरेंस को समझ लीजिए। डिफरेंस जब घट रहा है, मतलब कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो घटी है। आपने जो क्षेत्र में वर्क किया है उसको लोग नकार रहे हैं। देखिए, तो आप देश को अगर राज्य को कुछ देना है तो रोजगार देना है, सबसे जरूरी चीज रोजगार है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है गोड्डा का आप जान लीजिए। इन लोगों का चुनाव 2 लाख और 3 लाख के मार्जिन से निशिकांत दुबे जीते हैं। और ये लोग जो महागठ, आप देखेंगे कि निशिकांत दुबे जी बीजेपी के टिकट पे लड़ते हैं, और ये इससे पहले जो टर्म में कौन लड़े थे कांग्रेस से? फुरकान अंसारी, और जेएमएम की तरफ से लड़ रहे थे प्रदीप यादव। तो आप देखेंगे कि इस बार जो ये लोग लड़ रहे हैं, तो ये लोग सारे गठबंधन करके लड़ रहे हैं, मतलब सारे चोर चोर मौसेरे भाई टाइप करके ये लोग लड़ रहे हैं, कमल ठाकुर जी की जो कांग्रेस की पार्टी। और आप सोचिए कि ये कांग्रेस वाले लोगों का किस तरीके से दोहरा चरित्र दिखता है
कि वहां पे पहले दीपिका पांडे जी को ये लोग चुनाव लड़वाने के लिए टिकट देते हैं, फिर एक महीने का टिकट काट करके फिर प्रदीप यादव को देते हैं। और प्रदीप यादव का अगर क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो उनका 13 से 12 केसेस कोर्ट पे चल रहा है। एक केस तो उनके ऊपर वुमेन को बलात्कार का केस है, फीमेल बलात्कार का केस है, जिसपे वो बेल पे है। तो इसमें क्या कहेंगे कमल ठाकुर जी? दोहरा जो ये राजनीति कर रहे हैं, डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं, तो जनता के मतलब पास में तो एकदम स्पष्ट रूप से एकदम पिक्चर क्लियर है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अगर कांग्रेस इतनी ही जनता की हितैषी रहती, प्रियंका जी इतनी हित की बात करती, तो 13 बार जो सोचिए क्रिमिनल 13 क्रिमिनल केसेस जिनके कोर्ट में चल रहे हैं। राजेश मंडल जी इस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं कमल ठाकुर जी के पास आती हूँ। राजेश मंडल जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। राफिया जी जिस पार्टी से बिलोंग करती है, इनका सबसे बड़ा तो आप जानते ही हैं कि इन लोगों का अनर्गल बयानबाजी का इतिहास पुराना है और किसी भी सम्मानित व्यक्ति को तो आप लोग करते हैं कि एक मिनट राफिया जी प्लीज। जब आपने आरोप लगाया तो मैंने जब कुछ नहीं बोला, तो अब हम भी जब प्रियंका जी के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं तो कृपया आप सुनने का काम करें। जी जी। तो ये लोग एक स्वच्छ चरित्र के लोगों को किस तरह से बदनाम करते हैं, ये आज पूरा देश जान रहा है। किस तरह से ये आपके सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को सुनियोजित साजिश के तरह केस में इन्वॉल्व कराते हैं, उसका उदाहरण तो ये आज के समय में पूरा देश है। जहां तक हमारा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव जी का सवाल है, आपको पता होगा कि ये 2020 से लगातार इलेक्टेड पॉलिटिक्स में जीते हुए नेता के रूप में रहते हैं। ये पोड़ैयाहाट विधानसभा से अभी तक एमएलए है, एक बार बीच में ये सांसद भी हुए हैं। तो इसलिए इसका ये यहाँ के धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों की लड़ाई और लेकिन राजेश मंडल जी मुकाबला भी तो निशिकांत दुबे से है ना, 3 बार से सांसद है। निशिकांत दुबे का बहाव सारे जनता के बीच में टूट गया है और सबसे बड़ा फैक्टर आज पूरे झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन का वोट इजाफा होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग है। इन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर जब से हमारे ठीक है राजेश मंडल जी, ईडी और सीबीआई पर अभी नहीं आई। सुना जाए आज हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में बंद किया है, आप जानते हैं कि झारखंड हमारा आदिवासी मूलवासी बाहुल्य। ठीक है राजेश जी, हेमंत सोरेन को तो कोर्ट ने भी जमानत दे दी। राफिया जी आपके पास में आती हूँ, गोड्डा की सीट को लेकर बात कर रहे हैं संजय पांडे जी। राजेश मंडल जी ठीक है, गोड्डा की सीट को लेकर मैं बात कर रही हूँ अभी। चैनल से हमारा नाम हटा दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधे शब्दों में हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद चलिए ठीक है, मुद्दा वो नहीं है राजेश मंडल जी, मुद्दा वो नहीं है। गोड्डा की सीट पर बात करेंगे। संजय पांडे जी हमारे साथ बने हुए पहले राजेश मंडल जी आपके पास में आती हूँ। आपको प्रचार प्रसार करने के लिए चुनावी मैदान है, अभी कल तक का समय है आपके पास में। संजय पांडे जी, अरे राजेश मंडल जी अब तो शांत हो जाइए ना, आवाज जरा डाउन कीजिएगा, टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी मैं। संजय पांडे जी गोड्डा की सीट को लेकर जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, 3 बार से निशिकांत दुबे जी इस सीट पर हैट्रिक लगाते हुए आए हैं, चौथी बार फिर से जिम्मेदारी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं है। धरातल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार इस संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिल रही है, इस बार मतदाताओं में चुप्पी है और मतदाताओं की जो चुप्पी है उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं सभी प्रत्याशियों में एक दबाव है। और अगर देखा जाए तो निशिकांत जी को निश्चित रूप से 15 साल का समय मिला है और अभी कहा जाए तो चूंकि थोड़ा संकट, मतलब इस बार जो लड़ाई है मुझे लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से ग्रामीण में रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या काम हुआ है, मतलब 2 फैक्टर है। मतलब
ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता क्या सोच रहे हैं जी, क्योंकि जाहिर है कि इस क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण मतदाता अधिक है, माने वोटर्स अधिक। तो जैसे बहुत सारे जो शहरी क्षेत्र में आप देखने को मिलते हैं कि शहरी क्षेत्र के मतदाता और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टडी हुआ है उसमें ग्रामीणों की संख्या अधिक है। तो कहीं न कहीं ग्रामीण वर्ग में जो एक क्या बोलेंगे वो जी संजय जी, अभिषेक झा की एंट्री को आप किसके लिए खतरनाक मानते हैं, कांग्रेस के लिए या निशिकांत दुबे के लिए? नहीं, थोड़ा सा कुछ निशिकांत जी को थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी क्या हो सकता है क्योंकि ये है, लेकिन आप कितना जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत निशिकांत जी परेशानी में है। और चूंकि अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों के प्रचार में करीब पूरी शक्ति लग चुकी है। आप देखेंगे प्रदीप यादव जी के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी आए, प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। वही निशिकांत जी के जो पश्चिम विधानसभा में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री। तो आप मानते हैं कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? कल मैंने कहा कि डेफिनेटली संघर्ष तो है दोनों में इस बात, क्योंकि मत का जो आंकड़ा है मतलब इस बार देखिए इसमें दो मत नहीं है कि बीजेपी चूंकि इस क्षेत्र में जगह पूरा अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इसका जो जीतने का जो रहा है जो आंकड़ा आप देखे हैं उसमें, लेकिन अभी फिलहाल ये भी तय करेंगे विधानसभा 6 है तो 6 विधानसभा में कौन किसके मतलब पार्टी सीट पर काबिज है। तो कुल मिलाकर के सभी का इंटरनल फोर्स है और सभी लोग इस बार चूंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो जोर आजमाइश ज्यादा है इस चुनाव में प्रेशर अधिक है। क्या निशिकांत दुबे का 15 साल का कार्यकाल जमीनी स्तर पर दिखाई देता है? देखिए मुद्दे तो बहुत है, काम है, चूंकि 15 साल के कार्यकाल में जैसे कुछ करें कुछ, लेकिन फिर भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो कई मुद्दे आज भी अधूरे हैं और काम तो विकास का ये है, लेकिन कुछ तो है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विकास कार्य का और गति को बढ़ना चाहिए तो उसमें गति को और लानी होगी, सबका ये है। राफी अनाज जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप। मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है और 15 साल के कार्यकाल को लेकर जब बात की जाती है तो जितने आत्मविश्वास के साथ जवाब आना चाहिए वो सामने नहीं आता है। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई है और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमी का खामियाजा भी वोटों की कम गिनती के रूप में सामने आए? देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि अगर जनता का प्यार नहीं रहता, अगर उन्होंने काम नहीं किया रहता निशिकांत दुबे में तो इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता। और सबसे पहले तो मैं वो जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं उनको बता दूं, ठीक है। उनको वो जो भी कह रहे थे कि संविधान की बात कर रहे थे तो उनके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि शायद वो भूल सके हैं कि किस तरीके से 1975 में मेंटेनेंस इंटरनेट सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन लोगों ने ये कानून लाया था और इस कानून के तहत किस तरीके से संविधान की और लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या रे इस तरीके से अगर संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता है कांग्रेस के लोगों के मुंह से। और अभी मैं बोल रही हूँ तो इनको चुप रहने बोलिए, मैं इनके बोली में एक वर्ड भी नहीं बोली। और दूसरी बात इनसे ये बोलिएगा प्रियंका जी, जिस तरीके से 40 महीने की इनके कार्यकाल में 6,974 हत्याएं हुई है, 6,128 अपहरण हुए हैं, 6,402 बलात्कार हुए हैं, इस मामले में तो इनका मुंह चुप हो जाता है। उसके साथ साथ जब राहुल गांधी झारखंड में आते हैं और जगह जगह रोना रोते हैं सरना धर्म कोड को लेकर के, तो जब हमारे सांसद सुदर्शन भगत ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब इन लोगों से जब सरना धर्म कोड इम्प्लीमेंट करने की बात की थी तब क्यों ये लोग नकार दिए थे और आज रोना रो रहे हैं। आप देखेंगे प्रियंका जी कि किस तरीके से जो प्रियंका गांधी है वो अगर मंच पे आकर के जिस तरीके से मंच पे सिर्फ महिला इनको पहले चुप रहने बोलिए, क्योंकि मैं आपके बात में नहीं बोली, ठीक है। राजेश पंडित जी सुन लीजिएगा, जवाब दीजिएगा उसका। आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है। प्रियंका गांधी आप देखेंगे किस तरीके से मंच में आकर के एक बात भी उन्होंने, यहाँ पे जो दुमका में इनका जो जेएमएम वाले का गढ़ है वहाँ पे जो विदेशी आई बहन के साथ दुष्कर्म होता है, इनकी चुप्पी नहीं खुलती है। इनकी चुप्पी नहीं खुलती है कि 40 महीने में इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया है 6,102 बलात्कार का, उन पे इनका मुंह नहीं खुलता है। सिर्फ मुंह खुलता है किससे? जेल भेज दिया, जेल भेज दिया।
इनको बाबा साहब अम्बेडकर के अरे लेकिन ठीक है राफिया जी, इस सवाल का जवाब आप ले लीजिएगा, लेकिन मुद्दा गोड्डा की लोकसभा सीट है। प्रियंका जी, गोड्डा की मुद्दा पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से गोड्डा का विकास हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे एम्स आया है, जिस तरीके से वहाँ पे एयरपोर्ट बना है, जिस तरीके से गोड्डा को मतलब रेलवे ट्रैक मिला है, जिस तरीके से वहाँ विकास का कार्य हुआ है, तो ये कार्य साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, आप समझने की बात है कि अगर देवघर में एम्स एस्टैब्लिश हुआ तो वहाँ के लोग जो बाहर जाकर के इलाज करते थे, या झारखंड के लोगों को जो बाहर जाकर के इलाज करना पड़ता था, आप वो देवघर जाकर के इलाज कर रहे हैं, वहाँ पे रोजगार बढ़ा है। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है तो लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है। तो इस तरीके से कार्य किया गया। आप सोचिए, आजादी के 60 से 70 साल के बाद तक भी कांग्रेस ने कम से कम 60 से 70 साल तो राज किया है, 60 साल उन्होंने केंद्र में राज किया है। पर क्या कभी गोड्डा के बारे में सोचा कि गोड्डा को रेल ट्रैक से जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए? इन लोगों ने तो कभी रेल ट्रैक से कनेक्ट करने की बात नहीं की। राजेश मंडल जी जवाब दीजिएगा, फिर कमल जी के पास जाऊंगी मैं। राजेश मंडल जी, आपका जवाब। ठीक है राफिया जी, इनकी कोशिश नहीं है। राफिया जी सुन लीजिएगा। राफिया जी समय दीजिए, राजेश मंडल जी को भी समय दीजिए जी। सबसे पहले राफिया जी को गोड्डा लोकसभा का बायोलॉजी कहिए या फिर क्षेत्र की जानकारी नहीं है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि एक बार जेएमएम से प्रदीप यादव जी लड़े हैं। इनको ये पता नहीं है प्रदीप यादव जी एक बार जेडीएम से लड़े। इनको अच्छा, जब गोड्डा लोकसभा का इतिहास का पता नहीं है तो ये वहाँ के विषय में हम इनको बोलिए अभी चुप रहिए राफिया जी, आप चुप रहिए। हमको प्रियंका जी के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को रखने दीजिए। आज के समय में मैडम, आपने कहा कि मैं प्रचार में जुट गया हूं अपने पार्टी का, ऐसी बातें नहीं है। आप लगातार हमारे हेमंत जी के जेल जाने के बाद जिस तरह से कल्पना सोरेन जी ने प्रचार का स्टार प्रचारक के रूप में जो भूमिका अदा किया है, और खास करके गोड्डा लोकसभा में 4 प्रोग्राम लगातार दिया है कि हम लोग को प्रोग्राम की तैयारी करने में हम लोग थक गए, और हर जगह जो अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप जो 9 लाख पार होने वाला जो नारा निशिकांत दुबे जी देते रहे थे, आप 2 से 3 दिन के पहले का हर एक प्रोग्राम का उनका चेहरा का हवाई किला उड़ता हुआ आप उनके चेहरे से नजर आ रहा है। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन कहिए या कहिए महागठबंधन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अन्याय के कारण निशिकांत दुबे जी को झूठ का पुलिंदा लोग मान चुके हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रदीप यादव ने राहुल गांधी जी का आप लोगों ने हद तक हम लोगों ने समझाने का काम किया है कि हमारे देश में अब आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में प्रत्येक गरीब घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। प्रियंका जी, महिलाओं की क्यों काटा? 30 करोड़ क्यों काटा ये जेएमएम वाले ने और इन गठबंधन वाले ने? आप ये बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्यों आप लोगों ने टिकट काटा? क्यों एक बलात्कारी प्रदीप यादव को आप लोगों ने टिकट दिया? आप लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था। महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, दोहरी राजनीति किया है जनता के बीच में। अब राहुल गांधी के प्रति भी एक आपका अच्छा मैसेज गया है कि राहुल गांधी जी परिपक्व राजनीति कर रहे हैं, और लोगों के बीच में जब से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को चैलेंज किया है कि आइए मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, एक तरफ वो बैठे, एक तरफ मीडिया रहे और एक तरफ हम बैठे। अरे राजेश मंडल जी, ठीक है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, बात उसी की करेंगे पहले। ठीक है, कमल ठाकुर जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कमल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार बात निकलकर सामने आ रही है, प्रदीप यादव जी किस तरह की चुनौती दे रहे हैं, और निशिकांत दुबे जी को लेकर राफिया नाज जी जिस तरह से कह रही हैं कि वोटों की जो गिनती है वो एकदम से कम नहीं होने वाली? देखिए प्रियंका जी, राफिया जी क्या कर रही हैं, बहुत उसको सीरियस हम नहीं लेते हैं।
कारण कि जो आदमी को, ठीक बात राजेश मंडल जी बोले, जो गोड्डा के पूरी परिदृश्य को नहीं समझ सका वो डिबेट में बात कर रहा है। आप निशिकांत दुबे जी का आज से एक सप्ताह पहले का एक वक्तव्य सुन लीजिए कि झारखंड के 2 मंत्रियों के यहाँ ईडी समन करेगी, 25 तारीख को बुलाएगी पूछताछ के लिए। ये साबित करता है कि निशिकांत दुबे विचलित हैं, वो भ्रम फैला रहे थे लोगों में। अरे लेकिन कमल ठाकुर जी, निशिकांत दुबे जी के तो हर बार इस तरह के बयान आते रहे हैं। अरे तो मेरा कहना, मैडम पहले सुन लीजिए। प्रियंका जी देखिए, हम लोग बहुत सभ्य पार्टी के लोग हैं, हम लोग की थोड़ी आवाज को सुनिए। नहीं सुनाइए, आपको पूरा समय। नहीं, बीजेपी जैसे लोग हम लोग नहीं है कि 164 सांसदों का आवाज को दबा देंगे। हम लोग सांसद में भी लोग को बोलने देंगे और चैनल में भी लोग को बोलने देंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता, कथनियां करने में जो आपका अंतर है ना, वो जनता जान चुकी है। और आप लोग हमने बीच में किसी के बीच में बोला। ठीक है कमल जी समय लीजिएगा। राफिया जी समय मेरे पास ज्यादा नहीं, कमल जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, जिस दिन उन्होंने ईडी का प्रवक्ता बने निशिकांत दुबे, तो हम लोग समझ गए कि ये आदमी विचलित हो गया है और ये निश्चित हार की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अनर्गल बयान तभी देने लगते हैं जब आपको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर रास्ता किधर से है। चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं कमल ठाकुर जी, लेकिन ये तो आपका आकलन है ना, ये तो आपका आकलन है ना, जनता का आकलन तो 4 जून को पता चलेगा। संजय पांडे जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा, फाइनल कमेंट। जरा संजय पांडे जी, प्रियंका जी जरा आती हूँ, राजेश जी आती हूँ। संजय पांडे जी बहुत छोटा सा कमेंट जी। देखिए, निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में जो 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखने में आ रही है। पहला कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा नजर आ रहा है। घर से महिलाएं बूथ तक जा रही है, वोट दे रही है जी। तो निश्चित रूप से चुनाव प्रचार सभी ने अपने अपने समझ से किया, जनसभाएं भी हुई, लेकिन लोगों में क्या संदेश गया, क्या लोग सोच रहे हैं, विशेषकर महिलाएं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा लेंगी। ठीक है, राजेश मंडल जी। राजेश मंडल जी, मैडम मैं एक बात का आपको महत्वपूर्ण, जो निशिकांत जी का ही स्टेटमेंट उनके लिए काल जो होता जा रहा है, मैडम इन्होंने ही अपने आप मीडिया के भी माध्यम से और अपने एक्ट के माध्यम से भी लोगों के बीच कहा था कि जो 1932 का चाहने वाला है वो रोहिंग्या है, वो जो है बांग्लादेशी है, वो आतंकवादी है। ये सेंटेंस भी आप जानते हैं कि हमारा गोड्डा में लगभग 2.5 लाख आपका ट्राइबल का वोट है, सिर्फ 2.5 लाख आपको ट्राइबल की वोट है। ठीक है, ये सारा रिएक्शन ठीक है। आप जिस तरह के समीकरण की बात कर रहे हैं, 1 जून को चुनाव है, जाहिर सी बात है 1 जून का इंतजार करेंगे और उसके बाद 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राफिया जी, कमल ठाकुर जी, राजेश मंडल जी समय नहीं है, संजय पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड की गोड्डा सीट को लेकर अलग अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, माना तो ये भी जा रहा है कि समीकरण कहीं त्रिकोणीय भी साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि समीकरण बनने और बिगड़ने की जो बात हो रही है उसका नतीजा 1 जून और उसके बाद 4 जून को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या निशिकांत दुबे अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर कांग्रेस और निर्दलीय का खेल कहीं ना कहीं दूसरा रंग गोड्डा की सीट पर लेकर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।